नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाली यूनिट है, तो उसमें मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण जो इसमें टॉपिक हैं, आपको एग्जाम से पहले इनको देख करके जाना है अच्छे से। तो ये टॉपिक के नाम आपको एक बार बता रहा हूं, आपने सारी पढ़ाई कर ली होगी, लेकिन फिर भी एक बार इन टॉपिक को जो है आप थोड़ा विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जो टॉपिक है वो इनमें से रह नहीं जाए। तो हम बात करते हैं आगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंस वाली जो यूनिट है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तो इस व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इस यूनिट में आप ये देखिएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या क्या है, किसे कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण 3-4 परिभाषाएं हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नता जो है उसका क्षेत्र क्या हो सकता है, एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए शारीरिक विभिन्नता से संबंधित, मानसिक विभिन्नता वाले से संबंधित हो सकता है, सामाजिक विभिन्नता हो सकती है, रुचियों में विभिन्नता हो सकती है, सांवेगिक विभिन्नता हो सकती है। तो ये सब इंडिविजुअल डिफरेंस है। इसके बाद में और भी कई विभिन्नताएं हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा, जैसे अभिक्षमताओं में विभिन्नता, अभिवर्तियों में विभिन्नता, यानी एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। तो वो कुछ चीजों का आप ध्यान रखिएगा। अब आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से कारणों में जो माने जाते हैं वो एक तो होता है एनवायरमेंट यानी वातावरण, और दूसरा जो है वो होता है आनुवांशिकता। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या क्या है, मूल रूप से तो ये हैं। इसके अलावा जाति प्रजाति देश हो गया, या जैसे शिक्षा है, आर्थिक स्थिति क्या है, आयु बुद्धि लिंग भेद, जो इन चीजों का भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम इसके अंतर्गत बात करते हैं बुद्धि के बारे में। तो बुद्धि में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बुद्धि किसे कहते हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। क्या होती है बुद्धि, इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस। इसके बाद बुद्धि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आपको वो सारी परिभाषाएं, मुख्य मुख्य परिभाषाएं जो है वो ध्यान में होनी चाहिए। जैसे कुछ 4-5 नाम है, बिने का नाम आता है, वुडवर्थ का नाम आता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। थारंडाई का नाम आता है, टर्मन टर्मन का नाम आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बुद्धि से संबंधित। तो बुद्धि की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हो सकती है, ये बेसिक चीजें हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बुद्धि के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें मुख्य रूप से जो है वो 3 प्रकार की बुद्धि मानी जाती है। कौन कौन सी, ये सब आपको अर्थ पता होना चाहिए। यांत्रिक बुद्धि कहते हैं जिसको, एक अमूर्त बुद्धि होती है, और एक होती है सामाजिक बुद्धि। तो ये आप तीनों का ध्यान में रखिएगा कि इन तीनों का अर्थ क्या होता है। और मुख्य रूप से जो ये बुद्धि के प्रकारों का विभाजन है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये है किसका, किसने बताया था, थारन डाइक। तो इनके द्वारा किया गया वर्गीकरण है ये, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं तो बुद्धि के सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक में इसमें आता है वो बुद्धि के सिद्धांत के बारे में आता है। तो बुद्धि के सिद्धांत हैं वो अब कई हैं, और मैंने YouTube पे भी इसमें जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कौन सा सिद्धांत किसका है वो भी आपको याद करवाया है। तो आप उन सिद्धांतों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप पढ़ते हैं एक कारक सिद्धांत आता है जिसको यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। फिर आता है द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी होती है। एक समूह कारक सिद्धांत आता है, वो आपको पता होना चाहिए। एक बहुकारक सिद्धांत आता है, वो आपको पढ़ना है। मैं जो जो आपको नाम बता रहा हूं ये सब आपको पढ़ के जाने। अगर आपने इनमें से कोई नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़िएगा, ये सब आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा एक आता है प्रतिदर्श सिद्धांत, ये है किसका, थॉमसन का। इंग्लिश में कहते हैं इसको सैंपलिंग थ्योरी। तो थोड़ा इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में एक बहुबुद्धि का सिद्धांत आता है इसमें, वो भी आपको पढ़ के जाना है। और इसके अलावा एक आता है पास मॉडल, ये भी इसी में आता है। एक सांवेगिक बुद्धि का सिद्धांत आता है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। एक आता है जैनसन थ्योरी, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो एक आता है
तंत्र सिद्धांत, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, त्रितंत्र सिद्धांत। और त्रितंत्र के अलावा कौन कौन सा आता है? एक त्रिस्तरीय सिद्धांत और आता है। त्रितंत्र सिद्धांत अलग है और त्रिस्तरीय सिद्धांत अलग है। तो ये आपको पढ़ के जाने हैं, सारे आपको ये सब पढ़ने पड़ेंगे। एक वो और आता है पदानुक्रमिक सिद्धांत, यानी हायरार्की वाला जो है वो वाला। एक आता है ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि का सिद्धांत, ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि का सिद्धांत। तो लगभग ये 12-13 जो हैं ये बुद्धि के सिद्धांत हैं और ये सभी आपको एग्जाम में पढ़ करके जाने हैं। अब इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है? अब जैसे मान लीजिए एक कारक सिद्धांत है, तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। सिद्धांत के बारे में पढ़ना यह है कि सिद्धांत का समर्थन करने वाले कौन है, या किसी मुख्य व्यक्ति का नाम, किसी मुख्य मनोवैज्ञानिक का नाम, या उस कारक के अंदर कितने विभाजन किए गए हैं। तो उन चीजों का बारे में आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक कारक सिद्धांत है, तो इसी एक कारक का कोई और नाम भी है क्या? तो है, तो वो भी आपको ध्यान में रहना है। जैसे इसी का एक नाम होता है निरंकुशतावादी सिद्धांत, ये भी इसी को ही कहते हैं, एक कारक सिद्धांत को, यूनिफैक्टर थ्योरी। और समर्थन करने वाले कौन थे? जैसे ये बिने हो गया, जॉनसन है, टर्मन है, ये इसका समर्थन करने वाले थे। इसके बाद में जैसे मान लीजिए द्विकारक सिद्धांत है, तो द्विकारक सिद्धांत के बारे में इसको देने वाले कौन है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे स्पीयरमैन है, तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, द्विकारक सिद्धांत। और इसके अंदर फिर उन्होंने कौन कौन से माने थे? एक तो जी फैक्टर माना था और एक माना था एस फैक्टर। जी फैक्टर माने सामान्य कारक, जनरल फैक्टर, और विशिष्ट कारक एस यानी स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जैसे हमने कहा समूह कारक सिद्धांत, तो समूह कारक सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए आपको। किसके द्वारा दिया गया था? थर्स्टन, और इनके द्वारा दिया गया। अब इन्होंने जो है अपने सिद्धांत में, इस सिद्धांत के अंतर्गत, समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत 7 प्रधान मानसिक क्षमताओं के बारे में बताया था। 7, उसमें जैसे शाब्दिक अर्थ क्षमता हो गया, ये देशिक क्षमता हो गया, आंकिक क्षमता है, शब्द प्रवाह क्षमता है। तो इस तरह से कई करके 7 मानी थी, वो आपको पता होनी चाहिए। कई बार वो 7 देता है तो नाम ये दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। तो जो 7 हैं उनमें से 3 नाम दे देगा और चौथा अपनी तरफ से कोई भी जोड़ के नया लिख देगा। इसके बाद में अब जैसे मैं आपको और साथ साथ में बता ही देता हूं, बहुकारक सिद्धांत है। तो बहुकारक सिद्धांत के बारे में पता है कि आपको किसका है? मुख्य रूप से समर्थन करने वाले हैं थार्नडाइक। मुख्य रूप से इनका नाम आता है, थार्नडाइक के साथ एक और नाम आता है गिलफर्ड। इनको भी इसी में गिना जाता है बहुकारक सिद्धांत में। तो अब बहुकारक सिद्धांत जो है इनका, इसमें थार्नडाइक ने जो है, अच्छा, इसी सिद्धांत को जो है बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, सैंड थ्योरी। तो थोड़ा सा ये आप इन चीजों का आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद में हमने बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से नाम बताया इनका, थार्नडाइक, और साथ में इनका भी नाम लिया, गिलफोर्ड का। अब जो गिलफोर्ड है, मुख्य रूप से इनके सिद्धांत का अगर पर्टिकुलर अलग से नाम है तो वो क्या है? तो वो ध्यान में रखिएगा, त्रिविमीय, त्रिविमीय सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। मैंने आपको कई नाम बताए थे इसी प्रकार से। पहला वर्ड ये था त्रि, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। तो ये इनका सिद्धांत है। और फिर इनमें क्या क्या ये कई नाम आते हैं, संक्रिया आती है, विषय वस्तु आते हैं, उत्पादन आते हैं। जो गिलफोर्ड वाला है त्रिविमीय में, मुख्य रूप से संक्रिया मतलब ऑपरेशन, आप क्रिया मान सकते हो, विषय वस्तु यानी कंटेंट, और थर्ड आता है उत्पादन यानी प्रोडक्ट। फिर संक्रिया में भी कई हैं आगे जो और इन्होंने माना है, विषय वस्तु में भी कई है, उत्पादन में भी जो है वो कई है। तो इस प्रकार से जो है आप थोड़ा इनको ध्यान में रखिएगा। तो जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है उसमें ये जो संक्रिया जो है उसके कितने कारक माने इन्होंने? अलग अलग 5 माने थे, जैसे संज्ञान, स्मृति वगैरह, आप सारी चिंतन, ये इस प्रकार से। विषय वस्तु जो है, विषय वस्तु उसके 4 और उत्पादन के 6 कारक। तो इस तरह से 5 × 4 × 6 करके कितने फैक्टर माने थे? 120 कारक, 120 फैक्टर। और यह बात कब की है? 1967।
उसके बाद में इसमें कुछ चेंज होता है थोड़ा बहुत। तो किस में चेंज होगा? जो विषय वस्तु वाला है उसमें थोड़ा चेंज होगा। और जो एक वर्ड आएगा आकृतिक, भाई विषय वस्तु हमने 4 भागों में बांटेंगे, आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। तो जो आकृतिक है उसको 2 भागों में और विभाजन कर दिया, आकृतिक दृश्य और आकृतिक सर्वय। तो जो पहला रिवीजन है वो भी 1967 में ही आ गया इनका, फर्स्ट बार में। भाई 1967 है उसमें 120, 1967 में ही दोबारा आया, तो उसके अंदर फिर संख्या होगी 150। और फिर जो सेकंड रिवीजन आता है वो आता है 1988। उस समय फिर जो है, जो आपको पहले वाला मैंने संक्रिया के अंदर एक आता है स्मृति, तो उसमें स्मृति के भी 2 और प्रकार कर दिए, कूट लेखन और धारण। तो फिर वहां जाकर के अब टोटल कुल कितने हो गए? 180। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कि मूल रूप से कितने फैक्टर माने थे गिलफोर्ड ने, तो फिर आप कर देंगे 120। और अब वर्तमान में कितने हैं, या सेकंड जो इनका रिवीजन था 1988, जब उसमें कुछ चेंज किया तब कितने थे? तो 188। और वर्तमान में कितने हैं? ये सॉरी 188 नहीं, 1988 में तो कितने हैं? 180। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो गिलफोर्ड का जो त्रिविमीय सिद्धांत है, शुरुआत में 120, उसके बाद 150 और उसके बाद 180। तो वर्तमान में जो है वो कितने हैं? 180। और प्रारंभ और शुरू में कितने थे? प्रारंभ में 120। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मैं जो भी आपको चीज यहां पे बता रहा हूं वो 100% सही बता रहा हूं, इसमें कोई किंतु परंतु मत करना। आप चाहे आपने कहीं कुछ भी पढ़ा हो, चाहे किसी भी किताब में कुछ भी पढ़ा हो, जो मैं आपको बता रहा हूं इसी को ही आप सही मानना। बिल्कुल सही और बहुत शानदार मैटर है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये लास्ट ईयर शायद जो रीट 2018 वाला है उसमें कुछ आ भी था, ऐसा सा क्वेश्चन है, क्या था मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, कोई एक इसी से संबंधित है, शायद गिलफोर्ड का था या कोई। इसके बाद में देखिएगा जैसे ठोस बुद्धि व तरल बुद्धि का सिद्धांत, तो ये किसने प्रस्तुत किया था? केटल और हॉर्न। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से बाकी जो सिद्धांत हैं वो सब भी आपको पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना, बहुत ही आसान से हैं और ये चीजें फैक्चुअल है। देखिए जो समझने वाली चीजें हैं, मैंने पहले भी विद्यार्थियों का था, आप सबको बताया भी था मैंने, कि जो बाल विकास वाली यूनिट, यानी जो पहली यूनिट और अधिगम वाली, वो 2 यूनिट है समझने वाली। अब जैसे बुद्धि वाली यूनिट है, ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो गया, और जो आगे की यूनिट वगैरह है वो फैक्चुअल है, फैक्ट है। इनमें बुद्धि का सिद्धांत है, किसने कब दिया था, क्या है, बस लाइन टू लाइन है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन पहली और जो अधिगम वाली यूनिट है वो है समझने वाली, उसमें से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही कंसेप्ट में से। तो अब तो फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्ट तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद में है बुद्धि का मापन, तो ये भी आप एग्जाम में पढ़ के जाएं, यानी मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि का जो पहला परीक्षण है किसने किया ये पता होना चाहिए, जैसे बिने और साइमन ने किया था 1905 में। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, आप सबके जबान पे ये चीज याद होगी अच्छे से। तो इसमें 2 चीजें और आपको पढ़नी पड़ती है कि मानसिक आयु क्या होती है, मेंटल एज, और दूसरी होती है बुद्धि लब्धि, जिसको आप आईक्यू कहते हो। तो इन चीजों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और कैसे निकालते हैं बुद्धि लब्धि, जो है आईक्यू है वो कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो बुद्धि लब्धि का बहुत आसान सा फार्मूला होता है, जिसको आप क्या कहते हो, MA/CA इंटू 100 IQ बराबर। अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छे से, यानी MA का मतलब है मेंटल एज, जिसको आप मानसिक आयु कहते हो, और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको तैथिक आयु भी कहते हो आप। तो ये आप चीजें थोड़े ध्यान में रखिएगा, इंटू 100। तो इस प्रकार से IQ वगैरह निकालते हैं। तो बुद्धि परीक्षण का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर होता है, वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे 2 तरीकों के आधार पर होता है बुद्धि परीक्षण का जो वर्गीकरण है, ये क्रियान्वयन के आधार पर, और दूसरा है एकांशों के आधार पर। तो थोड़ा इस चीज के बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा, आपको ये सब चीजें पढ़नी है। इसके बाद आपको इसमें एक टॉपिक पढ़ना है व्यक्तित्व, जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी। तो व्यक्तित्व जो है उसका क्या अर्थ है,
और किस भाषा से बना है, इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी व्यक्तित्व के बारे में जो बताया गया है, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद आप व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या चीज पढ़ेंगे, तो वो आता है, सबसे महत्वपूर्ण आता है व्यक्तित्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें कई प्रकार आप पढ़ते हैं। एक होता है प्रकार सिद्धांत, जिसको कहते हैं टाइप थ्योरीज। एक इसमें आता है शील गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरीज। एक आता है प्रकार और शील गुण का मिश्रित सिद्धांत, और एक फोर्थ आता है विकासवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाले सिद्धांत, जिसमें सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत आता है। वो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब इनमें कौन कौन सा सिद्धांत आता है, जैसे सबसे पहला प्रकार सिद्धांत है, तो प्रकार वाले में कौन कौन से आएंगे, हिप्पोक्रेट्स का प्रकार सिद्धांत आएगा। उसमें वो 4 व्यक्तित्व के प्रकार बताए, येलो बाइल वाला जो है, पीला पीत, काला पीत, रक्त कफ वाला, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में करेस्मर का प्रकार सिद्धांत आता है। अब इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो आपने नाम पढ़े होंगे, गोलाकार प्रकार के, एस्थेनिक, एथलेटिक। फिर शेल्डन का प्रकार सिद्धांत आता है। शेल्डन ने भी कई प्रकार बताए थे, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था शेल्डन ने, अगर आपको याद हो तो। एंडोमार्फिक है, मीजोमार्फिक है, एक्टोमार्फिक है। तो किसकी क्या विशेषता है और किसने कौन से प्रकार माने हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आप यूंग का पढ़ते हैं, यूंग या जुंग लिखा जो आता है, तो यूंग का जो प्रकार सिद्धांत है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और स्प्रेंगर, उनके बारे में पता होना चाहिए, उनका जो सिद्धांत है। हॉलैंड का प्रकार सिद्धांत आता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ा इन छोटी छोटी चीजों का जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे जैसे शीलगुण सिद्धांत है, शीलगुण सिद्धांत में ऑलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत आता है। फिर केटल, उनका शीलगुण का सिद्धांत आता है। फिर कोस्टा और मैक्रे का सिद्धांत, वो आपको पता होना चाहिए। आईजैक का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है व्यक्तित्व का मापन, तो वो कैसे मापन करेंगे, तो उसके लिए कई अलग अलग चीजें बनी हुई है, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो थोड़ा सा वो चीजों का ध्यान में रखिएगा, व्यक्तित्व का मापन कैसे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जैसे 3 प्रकार जो मुख्य विधियां हैं, 3 भागों में बांट सकते हो आप। एक तो आता है व्यक्तित्व आविष्कारिका, एक होता है प्रक्षेपीय विधियां, और तीसरा आता है प्रेक्षण विधियां। तो इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो व्यक्तित्व आविष्कारिका जो है, इसमें आगे कौन कौन सा पढ़ते हो, वो आपको अलग अलग पढ़ने हैं। फिर रुचि का टॉपिक है, इंटरेस्ट, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, यानी मनोवृत्ति और अभिक्षमता, या फिर आप इसको कह सकते हो एटीट्यूड को अभिवृत्ति और एप्टीट्यूड को अभिक्षमता या अभियोग्यता। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की विशेषताएं, और इन दोनों के संबंध में कोई भी मनोवैज्ञानिक के द्वारा महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई हो, तो उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनको मापन कैसे मापेंगे, तो मनोवृत्तियों के भी कुछ मापन बताए गए हैं, और जो अभिक्षमता है उसके भी कुछ मापन के तरीके बताए गए हैं। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसी में एक टॉपिक आता है सृजनात्मकता, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़े जाएं। सृजनात्मकता से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उसको अच्छे से देखें। और इसके अलावा जैसे आदतें हैं, हैबिट्स, उसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखिए। तो ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। तो इन कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। तो मुझे आशा है अगर आप इन चीजों को विशेष ध्यान में रख के चलते हैं, तो आप निश्चित रूप से 30 में से 27-28 क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे, चाहे पेपर कैसा भी आ जाए। एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से तैयारी करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।